5 फीट 4 इंचेस हो सकती है। वेट है वो किलोग्राम्स में, पाउंड्स में, पॉइंट्स में आ सकते हैं, 4.2, 4.6 एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप देखें तो अगर मैं पूछूंगी कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि 4 या 5, तो दीज आर दी होल नंबर्स, और ये डेटा होल नंबर्स की फॉर्म में है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि बहुत सा डेटा ऐसा है, जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूंगी कितने स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, तो टोटल मुझे 4 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। और अगर हम उसमें भी मैनेजमेंट को एक्सक्लूड कर दें तो 3, तो 3 होल नंबर है। मैं 3.5 या 4.5 नहीं कह सकती। तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है, जो कि हमेशा होल नंबर्स में होता है, अगर हम इसको में डेसिमल्स नहीं लगा सकते। जो कंटिन्यूअस डेटा है उसमें डेसिमल्स होते हैं, उसमें फ्रैक्शंस होती हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं वो ये कि इसमें हम फिर बाद में मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमारे पास डेसिमल्स में हो या कंटिन्यूअस डेटा हो, तो लेटर ऑन जब हम उसके एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि होल नंबर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि मीडियन या मोड यूज करें, और इसमें हम कंटिन्यूअस डेटा में हमारे पास ज्यादा टेस्ट भी अवेलेबल है। टी टेस्ट फैमिली है, जिसमें 1 सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एंड देयर आर मेनी अदर टेस्ट दैट आर अवेलेबल फॉर कंटिन्यूअस डेटा। जबकि डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास जो टेस्ट प्रोपोर्शंस पे लगते हैं, जैसे काय स्क्वायर टेस्ट है, वो हम ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप उसको फर्दर देखें तो इसमें हम किस तरह इनको डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर टेक्सचुअल डेटा है, उसमें हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चाहिए और लेटर्स चाहिए, इंटरव्यूज करके आप कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। या जिस को भी कोई त्यारा क्रैश हो जाता है, उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है। वाई, क्यों वो ढूंढते हैं? बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस ऑफ दैट क्रैश। अब ये जो ब्लैक बॉक्स में वॉइसेस हैं, अगेन इट इज the type of qualitative research. Interviews, focal group discussions, फिर एक टेक्निक है जिसे हम डेल्फाई टेक्निक कहते हैं, वो भी हेल्प करती हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में। डेल्फाई टेक्निक में देयर आर मल्टीपल राउंड्स, जिसमें आप एक कंसेंसस बिल्डअप करते हैं और मल्टीपल राउंड्स के बाद एक नतीजे पे आप पहुंचते हैं। डेल्फाई टेक्निक में मिसाल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन है कि क्या हमें रिसर्च कल्चर को पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं, इसमें आप मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय लेके उसके बाद एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करें, और उसमें फिर कुछ लोगों को फर्दर क्वेश्चनर भेजें, और उसके बाद कंसेंसस डेवलप करें कि ये रीजंस हैं, इनके लिए रिसर्च जरूरी है और पाकिस्तान में इसका कल्चर बिल्ड करना चाहिए, और इसका ये रिकमेंडेशंस हैं। तो ये तमाम आप फिर उस कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि आपने रिसर्च में टॉपिक सर्कुलेट किया, लेकिन कुछ लोग उसके कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, तो फिर मल्टीपल राउंड्स आप करते हैं। एक जो मेजॉरिटी जिसकी तरफ जा रही है उस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंस देकर उस पर मल्टीपल राउंड्स करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या रिसर्च के मार्क्स हमें अपने इंटरव्यूज में रखने चाहिए या नहीं, क्या हमें प्रमोशन में इंटरव्यूज के मार्क्स में रिसर्च के पास रखने चाहिए। इस पे कंसेंसस बिल्ड अप करने के लिए आपको मल्टीपल राउंड्स करने पड़ेंगे। तो ये डेल्फाई टेक्निक मल्टीपल राउंड्स में होती है। फोकल ग्रुप डिस्कशन में ये करते हैं कि एक एक्सपर्ट पैनल आप डिजाइन करते हैं, और एक स्क्राइबर होता है जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स लेता है, टाइमर होता है जो टाइम नोट करता है, और उसके बाद फोकल ग्रुप डिस्कशन में एक क्वेश्चन फ्लोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन अगर हम फोकल ग्रुप डिस्कशन में करना चाहते हैं, तो वो लोग जो रिसर्च को समझते हैं या रिसर्च में उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है, उन सब से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसर्च के मार्क्स हमें प्रमोशंस में रखने चाहिए, और फिर उन सब की जो राय है वो सब्सक्राइबर नोट करता है, और एक टाइम के अंदर सबको टाइम दिया जाता है कि वो उस राय के ऊपर अपना इजहार करें, और फिर उस फोकल ग्रुप डिस्कशन के बाद एक नतीजा अखज़ किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप टेक्सचुअल डेटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के लिए आपको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में रिकॉर्ड्स लिखने पड़ते हैं, या बुक्स के अंदर कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे लिया जाता है, या उस दौर में जो लोग जिंदा रहते हैं
उससे आप टेक्सचुअल डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने टाइटैनिक का फिल्म देखी है, मूवी देखी है, तो वो एक ऐसे जहाज की कहानी है जो डूब चुका है और उसमें सिर्फ एक सर्वाइवर है जो कि पूरी अपनी कहानी बता रही है। और उसके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं, मेमोरीज हैं, या उसके पास ऐसी कोई कीमती हार है जिससे वो अपना तमाम सफर का रुदात रिलेट कर रही है। अब ये तमाम चीजें उसकी जो डेटा की टाइप है उसमें वो उसमें अपना ऑब्जेक्ट्स भी यूज हो रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट मेमोरी बेस्ड स्टोरीज भी यूज हो रही हैं, जिससे दोबारा से एक रीबिल्ड किया जा रहा है कि टाइटैनिक जहाज कैसा था, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स थे, उसके कंपार्टमेंट्स कैसे थे, उसमें लोग कितने थे, वो कैसे डूबा, और वो सारी चीजें। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है क्वालिटेटिव रिसर्च की। अगर हम दूसरी तरफ आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें हमें बहुत से इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्शन मेथड यूज करने हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्रोफोर्मा क्वेश्चनियर या डेटा कलेक्शन टूल। उसको डेवलप करने के लिए उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस या तो ऑलरेडी वैलिडेटेड और रिलायबल मौजूद हैं, उन्हीं को यूज किया जा सकता है, या ये कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चनियर डिजाइन करें और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करें। रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आपको उसकी प्री टेस्टिंग करनी है, उसमें से 10% लोगों में वो आप सर्कुलेट करें, उनके तमाम जवाबात को रिकॉर्ड करें और फिर देखें कि उसमें कितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है, और उसके ऊपर आप क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू लगाकर चेक करते हैं। अगर क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू 0.7 से ऊपर आ रही है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो 0.7 से नीचे आ रही है तो वो क्वेश्चनियर जो है, उस पे क्वेश्चंस दोबारा से रिफ्रेम होने की जरूरत है। वैलिडिटी चेक करने के लिए आप इसकी एक्सपर्ट वैलिडिटी चेक करते हैं, एक्सपर्ट्स को भेजते हैं और वो बताते हैं कि क्वेश्चन जिस मकसद के लिए तैयार हुआ है, क्या इससे वो पूरा हो रहा है या नहीं। फिर उसकी फेस वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में कैसा है, सुनने में कैसा है, क्या इसकी समझ अगले शख्स को आ रही है। इसके बाद आप उसके वैलिडेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों को देते हैं और वहाँ उनके आंसर से आप अंदाजा लगाते हैं कि वो कितना अच्छा इसको समझ रहे हैं। उसी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ठीक है कि क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आना चाहिए वो वैसे ही है। मिसाल के तौर पर आपने पूछना है कि आपके बच्चे कितने हैं, आप पहला सवाल ये करेंगे क्या आप शादीशुदा हैं, और फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि आपके बच्चे कितने हैं। आप इसको वाइस वर्सा कर दें ताकि बच्चे कितने हैं और क्या आप शादीशुदा हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी खराब हो जाएगी। फिर कंटेंट वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या उस क्वेश्चन जिसको आप पूछ रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस कर रहा है या नहीं, उनके कंटेंट्स को एड्रेस कर रहा है या नहीं। अगर वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है तो वो फिर क्वेश्चन वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि टाइम के अंदर आपने ये सारी चीजें कंप्लीट भी करनी है। जब भी आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो स्पेशली इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, आपके पास सैंपल साइज का अक्सर क्वेश्चन रेज होता है कि सैंपल साइज क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये याद रखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज जो है वो हम सेचुरेशन तक जाते हैं। अगर हमें इंटरव्यूज दे रहे हैं और सेम आंसर हमें आने लग गए हैं और फर्दर वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा हमारे नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा रिसर्च कल्चर होना चाहिए, आप 3-4 लोग मौजूद हैं, तो अगर मैं ये क्वेश्चन फातिमा से करूं, फातिमा जुबैर वुड यू लाइक टू टेल मी कि क्या रिसर्च कल्चर होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम होना चाहिए रिसर्च कल्चर। बिल्कुल सही है। फातिमा इमरान, आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी होना चाहिए मैम। होना चाहिए। इकरा, आपका क्या ख्याल है? मैम लाइकवाइज मेरा भी ख्याल है कि रिसर्च कल्चर होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर हम सबका कंसेंसस है और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आया। तो जब फातिमा ने कहा है कि ये होना चाहिए, और मैं से अगर पूछूं फातिमा क्यों होना चाहिए, आपके नजदीक इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप इसका मुझे क्या इसके जवाब देंगी? ताकि मैम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके अबाउट न्यू इनोवेशंस।
ठीक है। और फातिमा इमरान, आप क्या कहते हैं? मैम, ताकि हमारा रिसर्च कल्चर डेवलप हो कि लोग न्यू चीज़ों को और जो पुराना नॉलेज है जो उनमें गैप है वो भी फिल हो सके, क्योंकि बाज़ औक़ात पुरानी मिसकंसेप्शंस होती हैं वो चल रही होती हैं और हमें उसका न्यू डेटा नहीं पता होता, जी, जैसे और एक कॉलेज फिर आप मैम मेरा ये ख्याल है कि डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव हो सकती है अगर एक डिफरेंट थॉट से हम एक गुजरे, सबके ओपिनियन पे कल्चर डेवलप कर, तो इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी होती वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने 3 लोगों से जो है सवाल पूछा और हर एक ने उसका डिफरेंट एंगल से देखा। फातिमा ने इनोवेशन के एंगल से देखा है। और इकरा ने डिसीजन मेकिंग के एंगल से देखा। फातिमा इमरान ने उसको एविडेंस और वो कहते हैं मुख्तलिफ प्रैक्टिकलिटी के अंदाज से देखा। तो मैं एक क्वेश्चन करती रहूंगी जब तक कि मुख्तलिफ जवाब आते रहेंगे, लेकिन जब सेम जवाब आने लग जाएगा तो मैं कहूंगी कि ये सेचुरेशन पे अब रीच हो गया, अब फर्दर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर जब हम करते हैं लेवल ऑफ सेचुरेशन उसकी डिटरमिन कर देते हैं, तो वो हमारा सैंपल साइज हो जाता है। वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिससे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक जहाज था जो डूब गया और उसमें सिर्फ एक सर्वाइवर जो था उस वो अवेलेबल था, तो उस पे जो सैंपल साइज होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ही अवेलेबल था और उसी का पर्सपेक्टिव उसमें इम्पोर्टेंट है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और हम 80 to 90% पावर ऑफ टेस्ट के ऊपर सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। और सैंपल साइज कैलकुलेशन के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि आगे जो हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है वो सारा इसी पर डिपेंड करता है कि उसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो फॉलो कर रहा है तो फिर वो हम उसको फर्दर कर सकते हैं। पे वो टेस्ट लगा सकते हैं जो पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं, वरना हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। अब हम कैसे ये पता करें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? एक इसका आसान तरीका तो ये है कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लें। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो बेल शेप कर्व बनेगा जिसका मीन, मीडियन, मोड सेम लाइन पे प्रेजेंट होगा और उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशंस दोनों साइड्स पर 2-3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिटरमिन हो सकती हैं। वो बायलैटरली सिमेट्रिकल कर्व होगा और उसके अंदर आप देखेंगे कि कोई भी किस्म की इरेगुलरिटी या स्क्यूनेस मौजूद नहीं होगी। तो एक तो हम इसे ग्राफिकली डिटरमिन कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरा, हम उसका मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करें, अगर सेम आ रहा है इसका मतलब भी यही है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही को फॉलो कर रहा है। तीसरा, हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसको हम अप्लाई करें तो उससे भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें लग रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और कोई आउटलायर है जो कि मीन को डेविएट कर रहा है, तो हम उस आउटलायर को रिप्लेस कर देंगे मीन वैल्यू से और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा अचीव कर सकते हैं। अब जब एक डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने उसको प्रेजेंट करना है। हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो टेबल्स हैं प्रेजेंटेशन के लिए। टेबल्स के बाद फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ डेटा के, अगर उसकी 8 कैटेगरीज या इससे कम है तो हम पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। 8 कैटेगरीज से ज्यादा है तो फिर पाई चार्ट इज नॉट ए गुड आइडिया, फिर स्कैटर प्लॉट या हमें कुछ लाइन डायग्राम सोचनी चाहिए। अगर हमारे पास डेटा कैटेगरीज पे है तो हम उसमें बार्स भी यूज करते हैं। और बार्स में भी अब फर्दर हमारे पास सिंपल बार्स हैं, कंपोजिट बार्स हैं और मल्टीपल बार्स हैं। वो भी डेटा की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर डेटा हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है तो हम सिंपल बार्स यूज कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है लेकिन उनके अंदर आपस में ओवरलैप मौजूद है तो हम फिर कंपोजिट बार्स यूज कर सकते हैं। और अगर ओवरलैप नहीं है तो हम मल्टीपल बार्स यूज करते हैं। ये तमाम डेटा को प्रेजेंट करने के का मकसद ये है कि समराइज हो जाए, डेटा की समझ आ जाए कि डेटा किस तरफ जा रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करते हैं ताकि हमें मालूम हो कि फ्रीक्वेंसीज किस तरह लाई कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि हमने डेटा एक दफा अगर अपनी कलेक्ट कर लिया तो हमने इसको सेव भी करना है और रिट्रीव भी करना है और इसको आर्काइव भी करना है। उसके लिए बेस्ट जो है वो ये कि उसकी एक्सेल फाइल जनरेट कर लें
या SPSS फाइल में उसको सेव कर ले, या अगर कोई और आपके पास सोर्स फाइल है तो उसमें उसको सेव कर ले। SPSS जो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंटिस्ट, उसकी मैंने वीडियो आपसे शेयर की है कि उसमें हम डेटा एंटर कैसे करते हैं। बहुत से लोग एनालिसिस पर जाकर मुझे आइडिया हुआ कि उनको सिंपल डेटा एंट्री का नहीं पता, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू को भी उनका आइडिया नहीं है। डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू जो है वो SPSS पे जो मैंने आपको सेकंड वीडियो शेयर की है उसमें वो सारा कंप्लीट बताया गया है और डेटा एंट्री के बेसिक स्टेप्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। मैं यहाँ पर रुकती हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अबाउट डेटा कलेक्शन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच इकरा। मेरा ख्याल है कि हर चीज बहुत क्लियर है जी। फातिमा जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो मैम, इट्स क्लियर ओके, माशाल्लाह। थैंक यू। फातिमा इमरान, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम थोड़ा सा क्वालिटेटिव का बता दें कि उसमें हम इंटरव्यूज ले सकते हैं और क्या क्या मोड्स यूज कर सकते हैं हम क्वालिटेटिव स्टडी में। हाँ फातिमा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडीज जो है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, और उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं दैट आर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में आप जब इंटरव्यू करते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, साथ उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख भी लेते हैं। उसके बाद आप उस सारे को ट्रांसक्रिप्शन में लेके जाते हैं, मतलब जो आप रिकॉर्ड किया हुआ है उसको आप एक उसमें ट्रांसक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, या आप अगर हाथ से लिखना चाहें तो उसे हाथ से लिखकर आप पूरा इंटरव्यू लिखते हैं। उसमें फिर आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या है, उसको उन इम्पोर्टेंट वर्ड से आप थीम और सब थीम डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इंटरव्यू दिया कि रिसर्च कल्चर क्यों होना चाहिए, और मुझे एक इम्पोर्टेंट उसमें थीम नजर आया कि न्यू जो चीजें हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। फिर मुझे एक और थीम नजर आया कि नहीं, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास रिसर्च होगी तो आप डिसीजन ठीक ले सकेंगे, तो ये मेरा नेक्स्ट होगा। फिर आप उसके मुताबिक उन थीम्स के मुताबिक उनकी कोडिंग करते हैं और उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आप कोड्स दे देते हैं कि ये वर्ड्स में डिसीजन में ये फर्दर चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। डिसीजन से आप पेशेंट की अच्छी केयर कर सकते हैं, डिसीजन से आप स्टूडेंट को अच्छा एजुकेट कर सकते हैं, डिसीजन के साथ अगर आपने ले दिया आप फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह आप उसमें फर्दर कोडिंग और करके उसमें फर्दर इम्पोर्टेंट थीम्स सब थीम्स आइडेंटिफाई करके फिर अपने रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम जी। जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो हमने पार्टिसिपेंट से जो पेशेंट है मैम उससे हमें कंसेंट लेनी होती है, तो मैम इसमें बायस नहीं क्रिएट हो जाएगा कि वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी ही शो करेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और रिसर्च पर्पस के लिए। अच्छा, जब भी आपने किसी का भी इंटरव्यू लेना है तो उससे हमेशा आपने पूछना है, कॉन्सेंट लेना है, क्योंकि ये अगर फर्ज करें कि मुझे मेरे से कोई आता है और बात कर रहा है और वो मेरे रिकॉर्डिंग करता है तो और मुझे नहीं बताता, तो मैं लेटर ऑन एक तरह से बुरा भी फील करूंगी, मुझे लगेगा मेरा ट्रस्ट शटर हुआ है और मैं आइंदा शायद उससे बात करना पसंद ना करूं। इसलिए जब भी आपने किसी की भी बात रिकॉर्ड करनी है हमेशा उससे पूछना है ताकि उसका ट्रस्ट का एलिमेंट ब्रीच ना हो। जब आप क्वेश्चन अपने डिजाइन करते हैं तो इस तरह क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कि बहुत चीजें आपकी क्रॉस चेक हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने भी आपसे पूछा कि रिसर्च कल्चर होना चाहिए, आपने कहा जी, फिर मैंने अगला क्वेश्चन ये किया कि क्यों होना चाहिए। अब जब आप उसका मुझे जवाब दे रहे हैं तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्रॉस चेक भी हो रहा है कि अगर आप कोई उसमें ऐसी बात मुझे नहीं बता रहे जिस जो कि रिसर्च कल्चर होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप नहीं समझते, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है या कोई शख्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है इसलिए आपने कह दिया कि होना चाहिए। लेकिन जब आपसे डिटेल पूछी गई और आप उसके सही तरह से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे, उसका मतलब है कि यू आर नॉट वेरी मच कन्विंस्ड कि ये रिसर्च कल्चर होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए और मालूम हो जाए कि अगला शख्स जो है वो बात जो कह रहा है वो विदाउट एनी प्रेशर, जिसे हम कोर्शन कहते हैं, जैसे आपके स्टूडेंट्स होते हैं
वो अंडर प्रेशर होते हैं, या आपका कोई पेशेंट है वो अंडर प्रेशर होता है, तो वो विदाउट एनी कोर्शन ये बात कर रहे हैं, ओके मैम, लेकिन थैंक यू सो कंसेंट जरूर लेना जी। मच। ओके ठीक है मैम प्लीज एक और बात क्लियर कर दें कि इसमें हम इंटरव्यू मैम पहले लेते हैं और क्वेश्चंस अपने बाद में डिसाइड करते हैं, लाइक कि पहले क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं फिर इंटरव्यू लेते हैं। एक फातिमा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें पहले ये करते हैं, तो मैंने एक क्वालिटेटिव रिसर्च की कि व्हाट आर द साइकोसोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ फेशियल बर्न्स। ठीक है, तो अब हमने उसके लिए 3-4 क्वेश्चन की पहले गाइड सोची कि क्या ऐसी चीजें होंगी जो रिहेबिलिटेशन में इम्पोर्टेंट होंगी जो हमने पूछनी है। जब हमने उनसे पूछना शुरू किया तो बहुत से क्वेश्चन उनके इंटरव्यू के दौरान हमारे जहन में आए। वो हमने अपने इंटरव्यू गाइड में हमारे 4 क्वेश्चन थे, लेकिन जब हमने इंटरव्यू शुरू किए तो हमने तकरीबन 30 के करीब क्वेश्चन वहां उनसे पूछे। अब वो अक्सर ये होता है कि पेशेंट जो है वो आपको खुद भी एक डायरेक्शन देता है कि इसम के मुतालिक मेरे से पूछे। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जब मैं रिहेबिलिटेशन की मेरी एफर्ट्स हो रही थी तो मैंने 2-3 दफा सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं। अच्छा, अब ये खुदकुशी के लिए जो क्वेश्चन पूछने थे वो हमने पहले डिजाइन नहीं किए हुए थे, वो हमने फिर उसी वक्त उससे पूछा कैसा। तो इस तरह आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, एक गाइड आप तैयार करते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यूज कर रहे होते हैं तो आपकी वो गाइड उसके मुताबिक चेंज होती जाती है। लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सबके साथ कॉमन होते हैं, आपने सबसे करने होते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चंस आपने अपने रिसर्च के टॉपिक को देख के बनाए होते हैं। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं है फर्दर तो। जी मैम। यस थैंक मैम। यू। और आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ आप वीडियोस देख लें, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इसकी जब अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से पूछ लीजिएगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।